हम लोग बात करने वाले आदेशिकाओं के क्रम में दूसरे प्रकार की आदेशिका पर, जिसे हम लोग वारंट के नाम से जानते हैं। और देखिए, जो खाखंड चैप्टर अब शुरू हो रहा है खाखंड से, और वहां लिखा है गिरफ्तारी का वारंट, और लिखा है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। ये नहीं लिखा है अजमानती वारंट और जमानती वारंट। ठीक है, कानून में एक एक शब्द का मतलब है। यहां यह नहीं लिखा है कि अजमानती वारंट या जमानती वारंट, कुछ नहीं लिखा है। लिखा है गिरफ्तारी का वारंट। और जब शेड्यूल खोल लें, आप शेड्यूल खोल लें, जो प्रथम वो सेकंड शेड्यूल है, तो सेकंड शेड्यूल में मेरा ख्याल है शुरुआत के प्रारूप होने चाहिए। आपका प्रारूप संख्या 3 देखिए, वहां भी लिखा गिरफ्तारी का वारंट। वहां भी अजमानती या जमानती इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इसलिए न्यायालय को एक मामले में कहना पड़ा कि अजमानती वारंट लिख दिया गया तो वारंट गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हुआ ये गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ किन्हीं वकील साहब के खिलाफ, वकील साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस डेट में वकील साहब को गिरफ्तार किया गया, उस डेट तक वो वारंट न्यायालय के आदेश के द्वारा निरस्त किया जा चुका था। लेकिन निरस्तीकरण का कोई अभिलेखीय साक्ष्य ये वकील साहब के पास नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। और वकील साहब ने मिथ्या कारावास, इसके लिए कंपनसेशन क्लेम किया। आप जानते हैं, आप कृत्य में एक क्षण का भी मिथ्या कारावास होगा तो कंपनसेशन क्लेम होगा। अपराध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तत्कालीन आईपीसी में देखें तो सेक्शन 79 है। भाई, आपके पास कोई अभिलेखीय साक्ष्य तो मौजूद नहीं है वारंट के निरस्त होने का। तो अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध मानता है या अपने काम को विधि द्वारा न्यायानुमत मानता है, और या धारा 76 देखें तो सेक्शन 76 पुरानी आईपीसी में था, वो कहता था कि अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध मानता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है। इसलिए अगर वकील साहब का वारंट कैंसिल होने के बाद भी पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर रहा है तो न्यायालय की आदेशिका के अनुसरण में ये काम हो रहा। सेक्शन 77, 78 ये भी थे वहां, और न्यायालय का आदेश निरस्त हो चुका है गिरफ्तारी के संबंध में, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। तो अपराध तो पुलिस अधिकारी ने नहीं किया, लेकिन वकील साहब ने मिथ्या कारावास के लिए कंपनसेशन क्लेम किया। अब सवाल यह उठा, वकील साहब का कहना था गिरफ्तारी का वारंट लिखा है, जो जारी हो सकता था वो क्या जारी हो सकता था? गिरफ्तारी का वारंट। और जो वारंट इनके पास था उस पर लिखा था अजमानती वारंट, तो इनका वारंट ही गलत था। ठीक है, चलिए, हम अभिलेखीय प्रमाण नहीं दिखा सके। ठीक है, अजमानती वारंट जो जारी हुआ, उस वारंट जारी होने के संबंध में जो आदेश पारित हुआ, वह आदेश निरस्त हो चुका है। इसका अभिलेखीय साक्ष्य हम प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन इनके पास जो वारंट था वो वारंट स्वयं में गलत है, क्योंकि उस पर लिखा है नॉन बेलेबल वारंट, और जबकि होना क्या चाहिए? गिरफ्तारी का वारंट। जमानत से तो मतलब ही नहीं है भाई। जमानत के संबंध में कोई निर्देश दिया जाना, ये तो अधिनियमित विधि
अनुचिंतित ही नहीं करती। यहां तो सिर्फ इतना लिखा है गिरफ्तारी का वारंट, और उसका जो फॉर्म दिया, प्रारूप दिया, वो भी सेकंड शेड्यूल में। प्रारूप संख्या 2, वहां भी गिरफ्तारी का वारंट, सिर्फ इतना ही लिखा। तो वारंट जिस पर यह उल्लिखित है, अजमानती वारंट, वो वारंट मेरे प्रति द्वेष के साथ जारी किया गया है, यह क्यों न माना जाए? और हमें मिथ्या कारावास के लिए कंपनसेशन ये क्यों न दिया जाए? ये प्रश्न उठा। प्रासंगिक है, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि कानून कितना क्लियर रहता है और लोग कितना भिड़ते हैं, ठीक है। और कंपनसेशन का सवाल खड़ा हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था पुरानी सीआरपीसी में, मेरा ख्याल है 468-69 वहां पे कहीं पे था कि अगर कोई वारंट जारी हुआ या कोई कुर्की की आदेशिका जारी हुई, उसमें कोई प्रारूपिक गलती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने पिछली सीआरपीसी में किसी सेक्शन में पढ़ा था, एग्जैक्ट सेक्शन मेरे ध्यान में नहीं है इस समय, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको इमैटेरियल माना और कहा ठीक है, गिरफ्तारी के वारंट की जगह अजमानती वारंट लिख गया। इससे वारंट में टेक्निकल खामी हो सकती है, लेकिन इससे कोई आपकी गिरफ्तारी दूषित हो गई। कानून की नजर में ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम, वकील साहब को कंपनसेशन मिला, नहीं मिला, गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, हम यहां जिस ओर आपका ध्यान चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि क्रिमिनल लॉ किस ढंग से पढ़ा जाता है। जो शब्द लिखा है बिल्कुल वही पढ़िए, उससे ना अलग हटके पढ़िए और ना उससे कम पढ़िए, कुछ नहीं, जो लिखा वही पढ़िए। अगर लिखा है गिरफ्तारी का वारंट तो गिरफ्तारी का वारंट पढ़िए। इसका मतलब आदेशिकाओं के क्रम में ये जो दूसरी आदेशिका जारी हो रही है, जिसे वारंट के नाम से जाना जा रहा है, सामान्यतः यह वारंट गिरफ्तारी को अधिकृत करता है। सामान्यतः यह वारंट व्यक्ति की जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता। हम आपको सिर्फ जो बताना चाहते हैं वो इतना है कि ये जो धारणा चलती है विधिक क्षेत्रों में कि सामान्य तौर पर जमानत का उपबंध करने वाला वारंट जारी होगा, एक्सेप्शनली जमानत का उपबंध न करने वाला अर्थात गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा, ये गलत धारणा है। अगर न्यायालय कुछ न लिखे, केवल इतना लिखे वारंट जारी हो, तो जो वारंट जारी होगा वो गिरफ्तारी का प्रावधान करेगा। यानी जिसे आप सामान्य भाषा में नॉन बेलेबल वारंट का जारी होना ये कहोगे। कुछ ना लिखे, सिर्फ इतना लिखे कि वारंट जारी हो, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी का ही है। कहा? धारा 72 में, पहले ये धारा 70 थी। अब कहता है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ऐसा प्रत्येक वारंट, सबसेक्शन 2 कहता है, तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक वह निष्पादित नहीं हो जाता। अब दो बातें आ गई। सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 वो ये बता रहा है कि गिरफ्तारी के वारंट के कंटेंट्स क्या होंगे, और मोटे मोटे कंटेंट्स उसने बताए। गिरफ्तारी के वारंट के सारे कंटेंट आपको जानने तो 72 सबसेक्शन 1 संपठित प्रारूप संख्या 2, क्योंकि जारी तो प्रारूप संख्या 2 में ही, ठीक है, प्रारूप संख्या 2 में होगा। आप वहां गिरफ्तारी का वारंट देखेंगे तो बिल्कुल प्रारूप संख्या 2 की ही भाषा ये लिखी होगी, उससे अलग हटके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं विधायिका ने बता दिया
कि गिरफ्तारी के वारंट में यह भाषा होनी चाहिए, तो भाषा वही रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो गिरफ्तारी का वारंट, उसका कंटेंट क्या होंगे? तो 72 सबसेक्शन 1 सपठित प्रारूप संख्या 2, इससे तय होगा गिरफ्तारी का वारंट, इसके तथ्य, इसके कंटेंट ये क्या होंगे। अब 72 सबसेक्शन 2, एक बार गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, अक्सर आपकी धारणा ये रहती है कि उन्होंने कहा गिरफ्तारी का वारंट जारी हो और उस व्यक्ति को जिसका नाम गिरफ्तार किए जाने के लिए उल्लिखित है, उसको गिरफ्तार करके मेरे समक्ष अमुक तिथि को उपस्थित किया जाए। अमुक तिथि को वो उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन अमुक तिथि के उपरांत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि वारंटी गिरफ्तार, ठीक है, मान लीजिए पुलिस ने अमुक तिथि के उपरांत उसे गिरफ्तार कर लिया और जिस डेट को उसे उपस्थित करने का निर्देश देते हुए प्रारूप संख्या 2 में उल्लिखित ढंग से वारंट न्यायालय ने जारी किया था, ठीक है, उस तिथि के बाद उस प्रारूप में कोई वारंट जारी नहीं हुआ, यानी न्यायालय ने वारंट जारी कर को यह आदेश किया कि वो गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी हो तो 10 तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 10 तारीख को वो व्यक्ति न प्रस्तुत हुआ और न 10 तारीख को दोबारा प्रारूप संख्या 2 में बताए गए तरीके से कोई वारंट जारी हुआ और न ही पिछला आदेश निरस्त हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ और 15 तारीख को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधानिकता ये क्या है, इसकी गिरफ्तारी अवैध है या वैध है, प्रश्न ये उठेगा, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट 10 तारीख तक के लिए था, ऐसा तर्क अभियुक्त की ओर से दिया जाएगा और 10 तारीख को प्रारूप संख्या 2 में कोई नया वारंट आया नहीं, दोबारा से प्रारूप संख्या 2 में कोई नया वारंट जारी हुआ, ऐसा हुआ नहीं और पिछले वारंट जो प्रारूप संख्या 2 में जारी किया गया था उस पिछले वारंट पर लिखा गया था 10 तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत करिए, 10 को तो आपने किया नहीं, 10 को तो आपने किया नहीं, नया वारंट आपको मिला नहीं, 15 को आपने अरेस्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि इस व्यक्ति को सही गिरफ्तार किया या गलत, प्रश्न यह उठता है, ठीक है। तब इस प्रश्न का समाधान 72 सबसेक्शन 2 में होगा। क्या कहता है, ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा, तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या उसका निष्पादन न हो जाए। निष्पादन कब होगा, जब वारंट पर उल्लिखित काम हो जाए तभी तो निष्पादन हुआ और तब तक प्रवर्तन में रहेगा, या तो निरस्त हो जाता और या निष्पादित हो जाता। ये जो न्यायालय ने कहा था कि 10 तारीख को मेरे समक्ष लाना, ये तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए एक तिथि लगाई गई थी, लेकिन अगर 10 तारीख को नया वारंट जारी नहीं भी हुआ प्रारूप संख्या 2 में, तो भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वारंट है नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। भाई ये कैसे कहा जा सकता, वारंट नहीं है, ये तो 2 स्थितियों में कहा जा सकता था। एक स्थिति कि या तो एग्जीक्यूट हो जाता और एग्जीक्यूट हो जाता तब तो ये समस्या नहीं होती, और या फिर कैंसिल हो जाता, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो भले ही 10 तारीख को कोई नया वारंट जारी नहीं हुआ, इसके बाद भी 15 को की गई गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है, ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट
उसका कंटेंट क्या होंगे? सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 सपठित प्रारूप संख्या 2। और गिरफ्तारी के वारंट, इसकी अवधि क्या होगी? कब तक ये अस्तित्व में बना रहेगा? तो ये अस्तित्व में रहेगा ये तब तक जब तक या तो न्यायालय के आदेश द्वारा रद्द ना हो और या निष्पादित ना हो जाए। इसके वापस न्यायालय भेजे जाने के लिए जो न्यायालय तिथि लगाता है कि अमुक तिथि को ये मेरे समक्ष या तो वापस आए, रिपोर्ट रख के कि संबंधित व्यक्ति मिला नहीं, इसलिए वारंट का निष्पादन संभव नहीं था, और या फिर संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार होकर आए। दो ही बातें तो हो सकती हैं। संबंधित व्यक्ति मिले तो भी वारंट खत्म हो गया क्योंकि निष्पादित हो गया। भाई गिरफ्तार हो गया तो निष्पादित हो गया, और संबंधित व्यक्ति नहीं मिला तो वारंट तो अस्तित्व में है। ज्यादा से ज्यादा इतना कहा जा सकता है कि व्यक्ति के न मिलने की दशा में वारंट को वापस भेजने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अधिकतम इतना ही तो कहा जा सकता है। ठीक है, वो वारंट वापस आना चाहिए था और प्रारूप संख्या 2 में दोबारा वारंट बनाकर दिया जाना चाहिए था। अधिकतम इतना ही तो हुआ कि प्रारूप संख्या 2 में जो वारंट का प्रारूप दिया है उसमें दोबारा वारंट नहीं दिया गया, लेकिन वारंट नहीं था ये तो नहीं कहा जा सकता। वारंट तो था ही, क्योंकि वारंट एक बार जारी हुआ तो या तो निरस्त हो या व्यक्ति गिरफ्तार हो। क्योंकि मिला नहीं 10 तारीख तक, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अधिकतम यह होना चाहिए था कि न्यायालय को सूचित होना चाहिए था कि व्यक्ति नहीं मिला। और प्रारूप संख्या 2 में धारा 70 या 72 अब हो गई, पहले 70 थी, उसके आदेश के मुताबिक जो वारंट जारी हुआ था वो न्यायालय को वापस आता, ताकि न्यायालय इस तथ्य से सूचित हो जाता कि अमुक व्यक्ति मिल नहीं पाया, इसलिए वारंट का निष्पादन नहीं हुआ, और न्यायालय दोबारा प्रारूप संख्या 2 में गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए आदेश यह पारित करता। यह नहीं हुआ। अधिकतम इतना ही तो है, लेकिन वारंट नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? वारंट तो है ही, क्योंकि वारंट तो उसी दशा में निरस्त होता है जब या तो न्यायालय अपना आदेश ये वापस लेता, आपके एप्लीकेशन पर वापस लेता या स्वयं लेता, ये एक दीगर बात है। अधिकतर मामलों में न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर ये प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है कि अमुक वजहों से न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए गए दिनांक पर हम उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए हमारे विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने संबंधित आदेश जो किया गया है उसे वापस ले लिया जाए। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन पर न्यायालय उस आदेश को परिवर्तित ये भी कर देता है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन पर वो वापस होगा कैसे होगा ये दूसरी बात है। लेकिन यदि न्यायालय ने अपने आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया और वारंट निष्पादित भी नहीं हुआ, तो भले ही प्रारूप संख्या 2 में दोबारा वारंट जारी नहीं हुआ, इससे फर्क क्या पड़ता है? वारंट तो अस्तित्व में है ही। तो अगर व्यक्ति वारंट लौटने के दिनांक के बाद भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। आपको मालूम रहना चाहिए कि एक वारंट के जीवन की अवधि क्या है। दो ही बातें, या तो न्यायालय उसे वापस ले, आपकी एप्लीकेशन पर लेगा, अपनी इच्छा से लेगा, अपनी ताकत से लेगा, अलग बात, और यह निष्पादित हो। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। और वारंट
सदैव गिरफ्तारी का होगा, वारंट जमानत लिए जाने का उपबंध ये नहीं करेगा। नहीं करेगा कहने का अर्थ यह है कि सामान्य तौर पर नहीं करेगा, और सामान्य तौर पर नहीं करेगा इन शब्दों का मतलब ऐसे निकलेगा कि यदि न्यायालय सिर्फ यह आदेश करे कि वारंट जारी किया जाए, तो जो वारंट जारी होगा वो गिरफ्तारी का होगा और उसमें जमानत लिए जाने का कोई उपबंध नहीं होगा, जिसे कचहरी की भाषा में आप एनबीडब्ल्यू, नॉन अवेलेबल वारंट का जारी होना ये कहोगे। ठीक है, नॉर्मली जो वारंट जारी होता है वो एनबीडब्ल्यू होता है कचहरी की भाषा में। अदरवाइज बीएनएसएस या सीआरपीसी की भाषा में बात करेंगे तो वो गिरफ्तारी का वारंट होता है जिसका जमानत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं। ठीक है ना। 73 अब कहता प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, और शक्ति इस प्रारूप में जब किसी को कोई अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार की विशेषता यह होती है कि आप चाहो तो शक्ति का उपयोग करो और चाहो तो शक्ति का उपयोग न करो। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था कि व्यक्तियों को अधिकार कई प्रारूपों में दिए जाते हैं। एक अधिकार का प्रारूप शक्ति का है, तो एक अधिकार का प्रारूप विशेषाधिकार इसका भी है। एक अधिकार का प्रारूप उस अधिकार का भी है जिस अधिकार को आप अधिकार के रूप में जानते हो। लेकिन कई बार आपको कोई काम करने की शक्ति भर होती है और आप कहते हो हमें यह करने का अधिकार है। यहां जो आपको अधिकार दिया गया है, आपको यानी कोर्ट को, वो शक्ति के प्रारूप में यह दिया गया है। और शक्ति के साथ विशेषता यही होती है, चाहिए ठीक है, आप चाहें तो उसका उपयोग करें और चाहें तो उसका उपयोग न करें। कोई विवश नहीं कर सकता कि आप शक्ति का उपयोग जरूर करो, लेकिन जिसे शक्ति दी गई है उसे भी शक्ति का उपयोग करने या न करने के पहले यह विचार अवश्य करना चाहिए कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में संबंधित शक्ति का उपयोग किया जाए या न किया जाए। और यदि जिसे शक्ति दी गई वो इस तथ्य का विचार किए बिना शक्ति को उपयोग में लाने या न लाने का निर्णय करता है, तो उस व्यक्ति या प्राधिकारी को जिसे शक्ति दी गई है एक अच्छा आदमी या एक ठीक प्राधिकारी ये नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कोई शक्ति है तो ठीक है, ये बात सही है कि आप चाहे उस शक्ति का प्रयोग करें और चाहे तो न करें। कानूनन आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उस शक्ति का प्रयोग करें ही या उस शक्ति का प्रयोग न करें। ये ठीक है, ये बात सही है। लेकिन स्वयं आप अगर युक्ति संगत मनुष्य होने का दावा कर रहे हैं तो आपसे क्या अपेक्षित है? आपसे तो यही अपेक्षित है कि आप चाहे शक्ति का प्रयोग करो और चाहे शक्ति का प्रयोग न करो। दोनों ही दशाओं में आप अपने द्वारा किए गए कृत्य के औचित्य को स्थापित करो। आप ये तय करो, ये स्थापित करो कि आपके द्वारा जो शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया वो उचित था अथवा किया गया तो वो उचित था। और कम से कम न्यायालय उससे तो यह अपेक्षा अवश्य है कि कम से कम वो तो ये जरूर करें। इसलिए यहां लिखा जरूर है कि आपका प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, लेकिन न्यायालय सामान्य तौर पर यह मानता है कि व्यक्ति जिसे आहूत किया गया है
न्यायालय के द्वारा वो न्यायालय के समक्ष सूचना मिलने पर आखिर उपस्थित क्यों नहीं होगा, जबकि व्यक्ति जानता है कि अगर हम उपस्थित नहीं हुए तो हमारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। ठीक है, ये जानता है, तो ये सही है कि धारा 73 न्यायालय को अधिकृत करती है कि वो चाहे तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करते समय प्रतिभूत लेने का निर्देश दे सकते हैं और चाहे तो न दे, सीधे सीधे गिरफ्तारी का वारंट ये जारी करें। लेकिन न्यायालय चूंकि ये बात जानता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसे लोग हों जो न्यायालय उन्हें आहूत करे, उन्हें सूचना भी मिल जाए और न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो, जबकि वे खूब जानते हैं कि इसके बाद न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा। इसलिए समुचित यह समझा जाता है कि धारा 73 में प्रतिभूति का निर्देश लिए जाने की जो शक्ति न्यायालय को प्राप्त है और जिस शक्ति के अंतर्गत धारा 72 की शक्ति का उपयोग करते हुए वे ऐसा वारंट भी जारी कर सकते हैं जिसमें प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश न हो। लेकिन सामान्य तौर पर न्यायालय धारा 72 का वारंट जारी करने से पूर्व धारा 73 में दी गई शक्ति का ही उपयोग करता है और गिरफ्तारी का वारंट जब भी जारी करता है तो उसमें प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश शामिल कर देता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है उनके लिए, चाहे तो सेक्शन 72 सपठित प्रारूप संख्या 2 सीधे गिरफ्तारी का वारंट जारी करें, लेकिन धारा 73 में उन्हें यह शक्ति इसीलिए दी गई कि अगर परिस्थितियां उचित लग रही हैं तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने पर भी वो प्रतिभूति लेकर वारंट में उल्लिखित व्यक्ति को छोड़ देने का हक गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को दें। और यह समुचित समझा गया है कि अगर स्थितियां असामान्य नहीं है, यदि कोई असामान्यता परिस्थितियों से दर्शित नहीं है, तो न्यायालय सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करते समय धारा 73 की शक्ति का उपयोग करके गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति से प्रतिभूति ये लेकर उसे छोड़ देने का उपबंध और निर्देश ये अपने वारंट में उल्लिखित कर दे। लेकिन अगर परिस्थितियां असामान्य हैं, जैसे तुम हमेशा आते रहे और आज गायब हो, ठीक है, तो फिर वो सीधे धारा 72 में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकते हैं। इसीलिए आप कोर्ट में देखते हैं वहां सीधे एनबीडब्ल्यू भी जारी होता है और सीधे बीडब्ल्यू यानी जो प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने के साथ वारंट है वो भी जारी होता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दोनों बातें हो सकती हैं। कहता है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित जमानत बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निष्पादित किया निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा स्वविवेकानुसार। यानी नॉर्मली जो वारंट जारी होगा गिरफ्तारी का होगा, लिखा है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला प्रत्येक न्यायालय स्वविवेकानुसार चाहे तो वारंट पर पृष्ठांकन के माध्यम से यह निर्देश दे सकता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम वारंट में उल्लिखित है अगर न्यायालय के समक्ष नियत किए गए समय और दिनांक पर अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति यानी जमानती और अपना बंधपत्र यानी बॉन्ड ये देता है
तो फिर गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी उसे छोड़ देगा। लेकिन ये कब? जब न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसा करना उचित समझे। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी, यानी न्यायालय जो पृष्ठांकन करेगा संबंधित गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिभूति लेकर छोड़ देने के संबंध में है। उस पृष्ठांकन में क्या क्या बातें होंगी? प्रतिभूतियों की संख्या, यानी एक जमानती, इसे लेकर छोड़ा जाएगा या दो जमानती, कितने जमानतियों की जमानत पर संबंधित व्यक्ति को छोड़ा जाएगा वो लिखा जाएगा, प्रतिभूतियों की संख्या नॉर्मली 2, यही लिखते हैं। वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने, यानी कितने रुपए की जमानत। अगर वो व्यक्ति नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं होता न्यायालय में, तो जो जमानती हैं उन तक कितने रुपए वसूले जाएंगे और संबंधित व्यक्ति से कितने रुपए वसूले जाएंगे, उन रुपयों की जो धनराशि है उसे भी मेंशन किया जाएगा। वह समय जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होना, भाई आप समय ही नहीं बताओगे तो फिर वो किस समय हाजिर होगा। इसके अलावा कहता है जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। जो प्रतिभूतियों से उसने जो कुछ लिया है वो सब कुछ वापस न्यायालय के पास आ जाएगा, ताकि अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो बंद पत्र आदि के समर्पण की कार्यवाही ये चलाई जा सके, जो पहले सीआरपीसी की धारा 446 में चलती थी। अब उस कार्यवाही के लिए भी कोई सेक्शन बदल गया होगा, देखेंगे जब यथास्थान वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कार्यवाही की जा सके इसके लिए वो बंद पत्र न्यायालय के समक्ष भेज दिए जाएंगे। गिरफ्तारी का वारंट 72 कंटेंट क्या होंगे? गिरफ्तारी का वारंट किस अवधि तक अस्तित्व में रहेगा? गिरफ्तारी का वारंट स्वविवेकानुसार न्यायालय द्वारा प्रतिभूति लेने का निर्देश ये भी कर सकता है। और अब 74 कहता है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी वारंट किस व्यक्ति को आदेश देगा कि वारंट में उल्लिखित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो सामान्य तौर पर यह निर्देश देने का जो काम है वो न्यायालय पुलिस के लिए करेगा। कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, अच्छा 74 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। और पहले हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्राइवेट व्यक्ति उससे भी अपेक्षा की जा सकती है कि चाहे प्राइवेट व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा हो चाहे पुलिस अधिकारी, जो लोग मौके पर उपस्थित हैं वे उसे सहायता दें, ऐसी अपेक्षा भी की जा सकती है। और यहां कह रहे हैं जनरली पुलिस अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट होंगे, लेकिन तुरंत निष्पादन जरूरी है और कोई पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं है तो प्राइवेट पर्सन इन्हें भी वारंट निर्दिष्ट हो सकते हैं। और कहता है जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा जो उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। अब एक चीज पर और विचार करना है। मानिए एक अपराध या एक विचारण या एक कार्यवाही के संबंध में न्यायालय को 10 लोगों की जरूरत है, तो क्या 10 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट ये जारी हो सकता है? ये 10 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग वारंट ये जारी होना चाहिए? भाई प्रश्न ये भी है। मानिए एक अपराध विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष है, उसमें 10 लोगों के नाम पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में उल्लिखित किए गए, तो उन 10 को न्यायालय के समक्ष ठीक है उपस्थित होना है ताकि उनका संबंधित अपराध के लिए विचारण ये हो सके।
न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थित होना, इसकी सूचना उन्हें मिले तभी तो उपस्थित होंगे। उन्हें सूचना भेजी गई सम्मन के माध्यम से, उनमें से कोई नहीं आया। इतने समय तक सूचनाएं सम्मन के माध्यम से भेजी जाती रही कि अब सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 की स्थिति ये आ गई है जो पूर्व में सेक्शन 87 की थी। यानी न्यायालय के पास ये विश्वास करने का कारण है अब कि या तो ये फरार हो गए और या वारंट या सम्मन के निष्पादन से स्वयं को बचा रहे हैं। अब न्यायालय उनके विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है। अब 10 लोगों की उपस्थिति अपेक्षित है, तो 10 के खिलाफ अलग अलग वारंट, इसे जारी करके समय, कागज और पैसे और फलाना ढिमाका सबकी बर्बादी क्यों की जाए। न्यायालय ने 10 के लिए एक ही वारंट जारी कर दिया। ठीक है, यानी एक आदेश हुआ धारा 72 में कि गिरफ्तारी का वारंट 10 व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो, और प्रारूप संख्या 2 में जो बनाया गया गिरफ्तारी का वारंट भेजे जाने के लिए, उस पर 10 व्यक्तियों के नाम एक साथ उल्लिखित कर दिए गए। क्या यह प्रक्रिया ठीक है? क्योंकि हमने आपसे कहा क्रिमिनल लॉ शब्दशः लागू होता है। यहां आपको अपने मन से काम करने देना ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। आप कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, और जब आप कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे तो 10 व्यक्तियों के विरुद्ध आपको अलग अलग वारंट भेजना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा है कि गिरफ्तार करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, उसके विरुद्ध वारंट जारी होगा। सामूहिक तौर पर वारंट जारी करने का कोई प्रावधान ये न तो बीएनएसएस में है और न पूर्व में सीआरपीसी में। ये बिल्कुल ठीक बात वैसे ही है जैसे उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है या नहीं। क्योंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है। नो डाउट उच्चतम न्यायालय जो न्यायिक हायरार्की है उसमें टॉप पोजीशन ये एंजॉय करता है, लेकिन इसके कारण से वे अधीनस्थ हुए। ठीक है, और वे यानी उच्चतम न्यायालय उनके वरिष्ठ न्यायालय हुए, ऐसी बात नहीं है। ऐसे यहां 10 लोगों के विरुद्ध सामूहिक वारंट जारी करने का कोई प्रावधान ये नहीं है, इसलिए सबके विरुद्ध अलग अलग वारंट ये जारी होंगे। ठीक है ना। आगे कहता है 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। कहता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे, सिद्ध दोष, उद्घोषित या किसी ऐसे व्यक्ति के कि जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। 74 कहता वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, और वारंट किसी के खिलाफ जारी हो सकता है, किसी के भी खिलाफ। 75 और 74 में एक फर्क देखिए। 75 यह कहता है कि वारंट किसी को निर्दिष्ट होंगे, लेकिन जिन वारंटों का जिक्र कर रहा है वे सब अपराधियों के विरुद्ध हैं, अभियुक्तों के विरुद्ध हैं। अपराधी तो नहीं कहना चाहिए, अभियुक्तों के विरुद्ध। ठीक है, और सिद्ध दोष अपराधी के विरुद्ध भी है। लेकिन 74 किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कहता है कि वारंट ये सामान्य तौर पर पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होंगे, एक्सेप्शनली किसी को भी निर्दिष्ट होंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि वारंट इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश ये कर सकता है। न्यायालय को जिसकी उपस्थिति चाहिए
वो डॉक्टर साहब हैं, साक्ष्य देने के लिए उनकी उपस्थिति अपेक्षित है। वो अन्वेषण अधिकारी हैं, ये कोई भी जिसकी उपस्थिति न्यायालय को चाहिए, यदि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा पर्याप्त सूचना के बाद भी, यह न्यायालय का ऐसा विश्वास है कि पर्याप्त सूचना के बाद भी वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा, तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट ये जारी हो सकता है, जिसमें न्यायालय चाहे तो प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश स्वविवेकानुसार शामिल ये भी कर सकता है। तो 74 जिसकी बात कर रहा है वो एक जनरल वारंट है, जो एक जनरल वारंट है, जो नॉर्मली पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, और एक्सेप्शनली स्थिति की नजाकत इसे देखते हुए और पुलिस अधिकारी की अनुपलब्धता इसे ध्यान में रखकर किसी को भी निर्दिष्ट यह हो सकता है। लेकिन जहां तक 75 का वारंट है, ये स्पेशल कैटेगरी मेंशन कर रहा है उन व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध 75 का वारंट जारी होगा। और यहां यह नहीं कहा कि नॉर्मली पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, और पुलिस अधिकारी की अवेलेबिलिटी न होने पर सामान्य तौर पर किसी को भी जारी हो जाएगा। यहां की शब्दावली देखें तो 74 से डिफरेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब बेयर पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ एक सा दिखाई देता है, आपको सेक्शंस में अंतर नहीं दिखता, और जबकि सेक्शंस में पर्याप्त अंतर ये होता है। आप देखें, ठीक है, आप 75 देखें, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, यानी वो सिद्ध दोष जो अभिरक्षा से भाग गया है, निकल भागे सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है, पर्सन्स की एक स्पेशल कैटेगरी आ रही है। ये सारे व्यक्ति किसी न किसी तरह अपराध से संबंधित हैं, और 74 में यह स्थिति नहीं है। ठीक है ना, दोनों का अंतर आपको दिखेगा। और गिरफ्तारी से बच रहा है, चलो अजमानती अपराध का अभियुक्त है तो भी गिरफ्तारी से बच नहीं रहा, तो भी ये नहीं हो सकता, और गिरफ्तारी से बच रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। न्यायालय का जो वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार है, उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, क्योंकि न्यायालय कोई हो, उसे संपूर्ण भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले वाद कारणों पर सुनवाई करने का अधिकार ये थोड़ी होता है। एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न हुए वाद कारणों पर उसे सुनवाई करने का अधिकार रहता है, और जिस निश्चित क्षेत्र में उसे विधि द्वारा निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए मामलों की सुनवाई करने का अधिकार यह होता है, उसी क्षेत्र के बारे में यह कहा जाता है कि अमुक न्यायालय को इस क्षेत्र पर स्थानीय अधिकारिता प्राप्त है, लोकल जुडिक्शन प्राप्त है, यह कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायालय उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों, जो कौन है, निकल भागे सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या अजमानती अपराध का ऐसा अभियुक्त जो गिरफ्तारी से बच रहा है, उसकी गिरफ्तारी अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट के माध्यम से अधिकृत कर सकता है। अभी आगे देखेंगे, जब इसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकारिता के बाहर होनी होगी, तब न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत नहीं करेगा, पुलिस अधिकारी को ही करेगा, तब पुलिस अधिकारी को ही करेगा। यह गिरफ्तारी उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की होनी है, और कहां होनी, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, तो किसी को भी कर देंगे,
वेदर दैट इज अ पुलिस ऑफिसर और ए प्राइवेट पर्सन। और यही बातें हैं जिनके संबंध में आपसे प्री में पूछा जाता है, और अगर इनको ठीक से नहीं देखा तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में कुछ आपको याद नहीं आता। ठीक है, यही वो अंतर है जो आपके ध्यान में होने चाहिए। आगे कहता है एक ऐसा व्यक्ति कौन, जो ऊपर है, जिसे स्थानीय अधिकारिता के अंदर उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की गिरफ्तारी करनी है। कहता है ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा। और किसी भी व्यक्ति में पुलिस ऑफिसर शामिल है, किसी भी व्यक्ति में, इसीलिए वहां कोर्ट में देखेंगे जब न्यायालय वारंट जारी करता है तो वो अपने न्यायालय के कर्मचारी से कहता है थाने के पैरोकार को बुलाओ और उसे, ठीक है, रिसीव कराओ। और रिसीव करता है। वो रिसीव क्यों करता है, यहां लिखा है, इसलिए करता है। वहां जो कुछ होता है सब कुछ यहां लिखा है। कहता है लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा जो प्राप्त करेगा। ठीक है, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। यानी जिस व्यक्ति को वारंट दिया गया उसी व्यक्ति के भार साधन के अधीन कोई भूमि है या भवन है, उसमें प्रवेश करा तो कर ही लेगा, तो कर ही लेगा। और नहीं भी है तो जहां मिल जाएगा करेगा, स्थानीय अधिकारिता के भीतर। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। पीछे हम लोग पढ़कर आए, इसका मतलब व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होगी, जब भी होगी, चाहे वारंट पर हो और चाहे बिना वारंट, क्यों बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रावधान हम लोग देख के आए। वहां भी था बिना वारंट जैसे गिरफ्तार करोगे या तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाओगे और या मजिस्ट्रेट के समक्ष। और यहां भी कहा कि वारंट के अधीन अगर ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया तो तत्काल पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दोगे निकटतम, और पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। यानी ये नहीं कर सकते आप कि चलो फैक्ट्री में रामलीला लगा घंटे भर घूम लें और उसके बाद लेकर जाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटना है। जिसके पास पहुंचना है उसके पास जाना चाहिए ताकि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास कर सकता है उसे उन प्रयासों को करने का अवसर शीघ्र अतिशीघ्र यह मिल सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आप चाहे बिना वारंट गिरफ्तारी हो और चाहे वारंट के अधीन, एक जैसे प्रोविजन से आप तत्काल या तो एसएचओ और या निकटतम मजिस्ट्रेट, ये जितना वारंट जारी किया उस पर ले जाओ। ठीक है ना। आगे कहता पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, कहता किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या प्रष्ठांकित है। वहां भी हम लोगों ने देखा था जब बिना वारंट गिरफ्तारी देख रहे थे सेक्शन 35 में, वहां अध्यपेक्षा, लिखित अध्यपेक्षा यह जारी की जा सकती थी और जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखित अध्यपेक्षा ये भेजी जाती थी अपने अधीनस्थ को, वो उस लिखित अध्यपेक्षा के मुताबिक गिरफ्तारी करने के लिए विधि द्वारा सशक्त था। लिखित अध्यपेक्षा में क्या क्या लिखना होगा ये सारी चीजें वहां बताई गई थी। यहां भी अगर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट है, एसपी को निर्दिष्ट वारंट है, डीजीपी को निर्दिष्ट वारंट है, जाते हैं अक्सर, एसएचओ को भेजा, कर ही नहीं रहे कुछ भी, एसएचओ के बाद सीओ को भेजते हैं,
उन्होंने भी कुछ नहीं किया, एसपी को भेजा, क्योंकि एसपी को पूरे जिले में थाने के एसएचओ की ताकत प्राप्त है। वो पूरे जिले में थाने के एसएचओ की ताकत रखता है, और थाने के एसएचओ को जो ताकत अपने थाना क्षेत्र में है, वो ताकत एसपी को, ये तो है ही है, वो ताकत डीआईजी, आईजी और डीजी उन्हें नहीं है, ये थोड़ी कहा जा सकता है। उन्हें तो वो ताकत है ही। अब डीजीपी को निर्दिष्ट हो गया वारंट, होते हैं, वहां अक्सर कहा जाता है कि वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उन्होंने कहा एसपी भेजो, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएगा, वो निष्पादन कराएगा, जिम्मेदार अधिकारी है, खुद भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है और करवा ये भी सकता है। अगर ये प्रावधान ना हो तो खुद ही करना पड़ेगा। अब डीजीपी, उनके पास तो 20 वारंट आ गए पूरे उत्तर प्रदेश से, कहां कहां जाएं और फिर यही करें। इसलिए प्रशासनिक सुविधा, इसे भी ध्यान में रखा जाता है और उसे ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन बनाया गया। कहता है किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रष्ठांकित किया जाता है, जिसे वह निर्दिष्ट या प्रष्ठांकित है। डीजीपी को निर्दिष्ट या प्रष्ठांकित है, डीजीपी एसपी शाहजहांपुर एग्जीक्यूशन कराएं, एसपी शाहजहांपुर कराएंगे, एसपी शाहजहांपुर फिर प्रष्ठांकित कर दें, एसएचओ सदर बाजार कराएं, होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर लिखा गया। आगे कहता है 77, बिल्कुल आप देखते चले, बिल्कुल देखते चले, बिना वारंट गिरफ्तारी, वहां जैसे प्रोविजन थे वारंट के अधीन गिरफ्तारी में भी वैसे ही प्रोविजन है, वैसे ही प्रोविजन वहां भी था। आप बिना वारंट गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उस अपराध के सार की सूचना आपको देनी होगी, अधिकार था। धारा 50 थी, जहां तक हमें याद पड़ता है। जिस अपराध के लिए आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, अपराध जमानती है अजमानती है, ये उसे बताएंगे। वो किसी मित्र या रिश्तेदार उसे सूचित किए जाने की अपेक्षा करेगा, वो करेंगे आप, और उसे अपेक्षा करने की कोई जरूरत भी नहीं। आपको उसे इस हक की सूचना ये देनी होगी। थाने में राज्य सरकार ने इसमें तो जो पुस्तक रखी थी उसमें प्रविष्टि करनी होगी कि हमने उसके इस अधिकार का सम्मान किया है। जो सिटी कंट्रोल रूम बना था, डेजिग्नेटेड ऑफिसर था, उसे बताना था, सारी चीजें थी, और वो डिजिटल बोर्ड में प्रदर्शित करेगा, ये सारी बातें थी। वारंट के अधीन गिरफ्तारी ये हो रही है, तो भी उन सारी चीजों की कंप्लायंस ये होगी, बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन यहां भी मिलेगी। कहता है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा, और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। ठीक है ना, ताकि कोई झंझट क्रिएट ना हो सकता है वो व्यक्ति अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस इसका प्रयोग करने लगे। चलो पुलिस अधिकारी ये दिख रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन वारंट ये तो प्राइवेट पर्सन, इसे भी मिलेंगे, और वो राइट टू सेल्फ डिफेंस इसका प्रयोग करने लगा, तो वो गलत कहां है भाई? आप कुछ शो करोगे कि साहब हम अमुक प्राधिकार से ऐसा करना चाहते हैं, आप कुछ शो ही नहीं करोगे तो काहे भाई? ठीक है, हम आपके विरुद्ध अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग क्यों ना करें? तो इसलिए प्रोविजन ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि कोई झंझट क्रिएट न हो। ठीक है, आगे कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना।
वहां भी बिना वारंट गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, अभी पीछे सिद्ध दोष आदि को गिरफ्तार किया तो भी उस मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष अविलंब लाया गया। वहां तो जारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने वारंट किया था। यहां कोई भी न्यायालय ये जारी करेगा, क्योंकि वारंट जारी करने का हक किसी भी न्यायालय को है। तो न्यायालय इसने वारंट जारी किया तो उस न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाएगा। यानी कानून की मंशा ये है कि व्यक्ति को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन उसकी अभिरक्षा कम से कम समय की हो, या यूं कहें उसे अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास करने हैं उनकी शुरुआत वो जल्द से जल्द कर पाए, इसका अवसर उसे जल्द से जल्द मिले, ये मंशा है कानून की। और इसमें से आप समझेंगे कि स्वतंत्रता कितना प्रीशियस मूल्य है। यहां कहता है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी क्या पता प्रतिभूति संबंधी आदेश मौजूद हो, अगर है तो फिर आप गिरफ्तारी के बाद प्रतिभूति लिए जाने के संबंध में जो न्यायालय ने निर्देश दिए उनका पालन करिए। लेकिन प्रतिभूति लिए जाने के संबंध में निर्देश ये स्वविवेकानुसार न्यायालय देगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर मामले में उस प्रकार के निर्देश देना न्यायालय ने समुचित न माना हो, और उन्होंने कोई निर्देश इस संबंध में दिया ही ना हो, तो फिर गिरफ्तारी का वारंट है, गिरफ्तार होगा। और गिरफ्तार हुआ तो जिसने जारी किया उसके समक्ष अविलंब लाइए। अविलंब, अविलंब का मतलब अविलंब होता है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लाइए। ठीक है, कहता है अनावश्यक विलंब के बिना, यानी जो आवश्यक विलंब है वो तो होगा, अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। कानून जिसके समक्ष उस न्यायालय को पेश करने की अपेक्षा करता है उसके समक्ष उसे लाइए। ठीक है, कहता है परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। अब आप देखेंगे है क्या अधिकारिता के बाहर वारंट की तामील होनी है, अभी आ जाएगा प्रोविजन। न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर तामील होने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया, अभी आएगा। अधिकारिता के बाहर कन्याकुमारी में तामील हुई वारंट की। वारंट जारी करने वाला न्यायालय कहां स्थित है? शाहजहांपुर में। यात्रा में ही 24 घंटे ज्यादा लगने हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा, यानी वहां से लाने में ही समय 24 घंटे ज्यादा लगना है। ठीक है भाई, 24 घंटे ज्यादा वहां समय लगना है, तो फिर वो 24 घंटे एक्सक्लूड रहेंगे। उसके बाद जब आप यहां ले आए तो फिर विद इन 24 आवर आप मजिस्ट्रेट के साथ, ठीक है, उस न्यायालय के समक्ष, ठीक है, लेकर आए हैं जिसने वारंट जारी किया, यह मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लेकर आए। हालांकि जब अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी होगी तो कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगा, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा तब होगी जब सेक्शन आ जाएगा गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित। लेकिन सीधी बात, जहां जिस स्थान पर गिरफ्तारी हुई वहां से 24 घंटे, ठीक है, वहां से यात्रा का जो समय है उसे बाहर करके जो 24 घंटे उसके अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको लाना है। ठीक है, फिर कहता है वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है? गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ये फिर वैसा ही प्रोविजन है जैसा प्रोविजन बिना वारंट गिरफ्तारी के संबंध में था। वहां भी था बिना वारंट गिरफ्तारी कहां हो सकती? भारत के किसी भी स्थान में हो सकती है। सेक्शन 48 पहले था,
मेरे ख्याल अब 43 होगा, नहीं 45 होगा, क्योंकि 3 कम हो रहे थे वहां पे, ठीक है ना, 45 होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद 46 था, अनावश्यक अवरोध कारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही प्रोविजन यहां भी है, गिरफ्तारी का वारंट कहां निष्पादित होगा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी निष्पादित हो जाएगा। आज बात यहीं तक रखेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।